बच्चों, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 2017 के आयोजित केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको 2013 से लेकर 2016 तक के पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोणों के मान लिखिए। देखिए बच्चों, त्रिंताक्ष मतलब क्या होता है? ऐसा क्रिस्टल समुदाय जिसमें तीनों अक्षों की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं हो। बहुत सिंपल से याद रखें, तीनों अक्षों की लंबाइयाँ बराबर नहीं हो और है ना, और कोणों के मान पूछे हैं। तो ये तो दूरियां हो गई, तीनों अक्षों की भुजाएं हो गई, और तीनों अक्षों के जो कोण हैं अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। बच्चों, तीनों कोण बराबर तो होते हैं परंतु 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ये आपको पूछा है इसने। अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोणों के मान पूछे हैं। दूरियां, लंबाइयां एक भी बराबर नहीं होती, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो कोण है, अंतर अक्षीय कोण है, ये बराबर तो होते हैं परंतु 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश के नियम की परिभाषा। देखो, कोलराउश का नियम पूछा है। आप अनंत तनुता पर, है ना बच्चों, अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बोल दो, आप चाहे तो मोलर चालकता बोल दो। मैं मोलर चालकता का प्रयोग करूंगा कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत तनुताओं पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तनुताओं पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही कोलराउश का नियम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, डेनियल सेल में कैथोड में होने वाली, देखो बच्चों थोड़ा सा प्रश्न पेपर में स्पेस आ गया इसके अंदर, कैथोड है ये। डेनियल सेल में कैथोड में होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, केवल कैथोड की अभिक्रिया पूछी है। तो आप याद रखें, कैथोड में Cu+2 जो होता है ये एक्वेटिक अवस्था में होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ठोस कॉपर धातु का निर्माण करता है। ये आपके कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक। देखो, आपसे द्वितीय कोटि का पूछा है और द्वितीय कोटि का क्या होता है? वेग नियतांक का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। याद रखें, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। ये भी इनवर्स में है और ये भी इनवर्स में है। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे केवल मात्रक पूछा था, इकाई मतलब मात्रक पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण N2O5 से N2O4 + O2 हेतु यदि अर्ध आयु काल 6.93 सेकंड है तो दर नियतांक ज्ञात करें। आपको ये अर्ध आयुकाल पूछा है, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होगी बच्चों, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही अर्ध आयुकाल पूछा जाएगा आपसे जब भी पूछेगा तो। और वैसे भी ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, T½ = 0.693/K1। लेकिन आपको उसने ऑलरेडी ही टी का मान दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी ही T½ का मान दिया हुआ है। आपसे उसने क्या पूछा है? दर नियतांक पूछा है, मतलब K का मान पूछा है। तो आप K को इधर ले आएंगे और इस T½ अर्ध आयुकाल को आप इधर ले जाएंगे। आप मान रख देंगे 0.693 में आप 6.93 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 0.1 सेकंड और इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो आप लगाएंगे सेकंड इनवर्स, आंसर है आपका 0.1 सेकंड इनवर्स। ओके। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, कारण दीजिए। देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, संक्रमण तत्वों का आकार बड़ा होता है। आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अब इनके पास क्या होते हैं? रिक्त डिकक्षक होते हैं। कारण सुनना बच्चों, कारण आने वाला है। रिक्त डिकक्षक होते हैं। इन रिक्त डिकक्षकों में ये डी ब्लॉक के तत्व है ना, छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, आदि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और इन छोटे आकार के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के संक्रमण श्रेणी के तत्वों के डी कक्षक में प्रवेश करने पर जो यौगिक बनता है उसे अंतराकाशीय यौगिक बनते हैं। कारण क्या है? संक्रमण तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक का होना। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्किल एल्कोहल। ये थोड़ा सा इस 2017 के पेपर को जो डाउनलोड किया मैंने साइड से, तो बच्चा इस पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक है, जगह जगह पर हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है इसके अंदर, है ना, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एल्कित लिखा हुआ है, एल्किल एक्चुअल में एल्किल है ना। एल्किल एल्कोहल व बेंजिल एल्कोहल प्रत्येक का एक एक सूत्र लिखना है। अब एल्किल एल्कोहल तो आप मेथेनॉल का सूत्र लिख दो, आप किसका लिख दो? मेथेनॉल का सूत्र लिख दो। आप चाहे तो एथेनॉल का सूत्र लिख दो। जब OH समूह एल्किल समूह पर जुड़ा हुआ हो तो उसे तो बोलेंगे एल्किल एल्कोहल। और बेंजिल पूछा है तो आप क्या करेंगे? पहले बेंजीन बनाएंगे बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH2OH लिखेंगे। आप चाहे तो C6H5 CH2 लिख करके OH लिख दे, ये दोनों ही सेम बात है। इसको कहते हैं बेंजिल एल्कोहल और इसको कहते हैं एल्किल एल्कोहल। ओके, एक एक सूत्र पूछा था, लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 है एनिसोल की अनुनादी संरचना। पिछले 2016 के पेपर में भी ऐसा प्रश्न था बच्चों। एनिसोल क्या होता है? एनिसोल होता है इस प्रकार से, बेंजीन वाले होती है और बेंजीन वाले पर ऊपर O और इस O पर क्या होता है बच्चों? CH3 होता है। इस O पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो बेंजीन क्या करती है? बेंजीन इस O के इलेक्ट्रॉन को, इस O के Lp को अपनी तरफ खींचती है और ये जो बेंजीन के बंध अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये इसकी आर्थो स्थिति पर आ जाते हैं। ऐसा होने पर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें बेंजीन और O के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा आर्थो स्थिति पर, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। और बाकी दोनों स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ बंधों में, पाई बंधों में, वो वहीं के वहीं रहेंगे। बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन आर्थो पर है वो यहाँ आ जाएगा बेंजीन वाले में, और ये जो बेंजीन के अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो पैरा स्थिति पर आ जाएगा। ऐसा होने से ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर तो CH3 आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर अभी एक Lp लगा हुआ है। अब पाइबंद यहाँ बन गया, यहाँ पहले से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का। बच्चों अगली स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएंगे, जबकि ये बंद है ना, ये बंद है, इसकी वापस से आर्थो स्थिति पर आ जाएगा। ऐसा होने से इस प्रकार से हम देखें तो ऊपर तो डबल बंध OCH3 रहेगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऊपर एक Lp रहेगा। अब बंध यहाँ बन चुका है, बंध यहाँ पहले से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस आर्थो स्थिति पर आ गए, यहाँ पर आर्थो स्थिति पर आ गए, चिन्ह यहाँ माइनस का आ गया। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ ले आए तो फिर ये जो डबल बॉन्ड बना था OK और कार्बन के बीच वापस अपने स्थान पर चल जाएगा। वैसे 4 लिख दो तो भी काम हो जाता है हमारा। इन संरचनाओं में इन सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ संरचना है, इनमें आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है केनिज़ारो अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो पहली बात तो केनिज़ारो अभिक्रिया देता कौन है? केनिज़ारो अभिक्रिया देता है वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फ़ा H न हो। क्या ना हो? अल्फ़ा H न हो। तो मैं आपको बताऊंगा फार्मेल्डिहाइड। कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते। फार्मेल्डिहाइड तो HCHO फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, इन फार्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को सांद्र NaOH, याद रखना सांद्र NaOH या KOH के साथ, सांद्र
NaOH या KOH के साथ अभिकृत करेंगे। ऐसा करने पर एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होगा, फार्मेल्डिहाइड होगा ये, फार्मेल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होगा। एक अणु के अपचयन पर जिस अणु का अपचयन होगा बच्चों उससे तो एल्कोहल बनेगा, और जिस अणु का ऑक्सीकरण होगा उससे अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। चूँकि मैंने Na लिया है वहाँ पर, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। तो एक अणु का तो अपचयन हुआ, अपचयन होने पर तो एल्कोहल बनती है, जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होने से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। ये सोडियम फार्मेट है और वो मेथिल एल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों है? देखो बच्चों, एसिटिक अम्ल तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल तो होता है आपका CH3COOH। तो आप जानते हैं इस कार्बोक्सिलेट आयन में, इस कार्बोक्सिलेट समूह में अनुनाद के कारण ये H+ को आसानी से त्याग देता है। इस कारण से COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो पहली बात तो आपसे एसिटिक अम्ल का पूछा है, और एक पूछा है आपको क्लोरो एसिटिक अम्ल, मतलब कि एसिटिक अम्ल में से एक H कम कर दिया यहाँ पर और क्या लगा दिया? Cl। तो ये अधिक अम्लीय क्यों है, ये मैक्सिमम अम्लीय क्यों है? तो इसका कारण है बच्चों ये Cl यहाँ पर -I इफेक्ट ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। इस क्लोरीन के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने के कारण यहाँ से COOH से H+ आसानी से मुक्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो CH3 है ना, इसके द्वारा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव +I इफेक्ट प्रदर्शित किया जाता है, जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि कर देता है, जिससे H+ आसानी से मुक्त नहीं होता। तो कारण है इसका -I इफेक्ट और इसका +I इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन यौगिकों के नाम लिखिए। देखो इनके आपको नाम लिखने हैं, एमीन वाले चैप्टर से है ये। यहाँ देखें C6H5N2HSO4। बच्चों जहाँ N2 आ जाए मतलब वो बेंजीन डाई एजोनियम हो गया है। तो इसका नाम तो क्या है देखना बच्चों, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, बेंजीन डाई एजोनियम। इतना नाम सेम है, बेंजीन डाई एजोनियम या बेंजीन डाई एजोनियम। और इस HSO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इस HSO4 को बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम हो गया आपका क्या? बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ब वाला भी है यहाँ पर बच्चों, इस ब वाले का नाम भी करेंगे। इस ब वाले का नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एक ऑरेंज रंग की डाई होती है, ऐसा पहले भी आ चुका है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित औषधि के प्रकार को पहचानिए। है ना, ये थोड़ा सा ए अलग हो गया इससे। निम्नलिखित औषधि के प्रकार को पहचानिए, इसका प्रकार लिखिए। देखो सबसे पहली अ दे रखा है आपको वेलियम। तो वेलियम एक प्रकार का प्रशांतक है। वेलियम एक प्रकार की कैसी औषधि है? प्रशांतक, जो कि मानसिक तनाव को कम करने में काम आती है, वो प्रशांतक। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेटिडिन। यहाँ लिखा हुआ है ब वाला सिमेटिडिन एक एंटी एसिड है बच्चों, एंटी एसिड प्रति अम्ल जो पेट में बढ़ी हुई अम्लता को दूर करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन तथा पीवीसी के रासायनिक सूत्र दीजिए। कुछ नहीं पूछा आपसे, ना एकलक पूछा है ना निर्माण की रिएक्शन पूछी है, केवल सूत्र पूछा है। देखो टेफ्लॉन कैसा होता है? इस प्रकार से CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 का होल N, इसे बोलते हैं बच्चों क्या? टेफ्लॉन। इसका नाम होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन बोलते हैं इसको। ये इसका नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है इसका? टेफ्लॉन इसका नाम है, ये इसका सूत्र हो गया। अब आपसे पीवीसी का पूछा है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। सूत्र होगा उसका, यह लिखता हूँ ऊपर में,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड का CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा Cl और यहाँ आएगा होल N। इसे बोलते हैं बच्चों PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, ठोस के समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में कोई एक अंतर। देखिए समदेशिक, पहली बात तो समदेशिक गुण किसका है? अक्रिस्टली का है, अक्रिस्टली ठोस का। विषमदेशिक ठोस किसका है? गुण किसका है? क्रिस्टली ठोस का है। एक अंतर पूछा है आपको, यहीं से अंतर करना है कि समदेशिक मतलब समदेशिक मतलब क्या होता है। समदेशिक का मतलब होता है कि अक्रिस्टली ठोसों के विभिन्न भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, आप चाहे तो प्रतिरोधकता लिख दें, प्रतिरोधकता, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दें, है ना, कि अक्रिस्टली ठोसों के विभिन्न भौतिक गुण, अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता आदि के मान मापन की प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होते हैं। आदि के मान मापन की प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं अपन समदेशिकता। तो इनके मान क्या होते हैं? समान। ये अंतर लिख देना है। और विषमदेशिक में आपको लिख देना है कि क्रिस्टली ठोसों में विभिन्न भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता आदि के मान है ना, मापन की अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। मापन की अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विषमदेशिक। तो ये अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठोस क की विद्युत चालकता। देखो इसने हमको बताया नहीं ठोस क कौन सा है, क किस प्रकार का ठोस है, और आपको उसने क्या दिया है? विद्युत चालकता। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे तो वहाँ पर चालक, कुचालक और अर्धचालक आते थे, और वहाँ पर प्रत्येक की चालकता का मान था बच्चों वहाँ पर। तो उस चालकता के मान को याद रखना पड़ेगा। उस आधार पर प्रश्न पूछा हुआ है कि ठोस क की विद्युत चालकता 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। और ख, जो ख है ना, ठोस ख, इस ख की चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो प्रश्न पूछा है ठोस क तथा ठोस ख को पहचान कर इनका नाम लिखिए, बच्चों। ये चालकता के मान के आधार पर हम मालूम करेंगे कि जो क है ना वो चालक, वो कौन से वाले हैं? चालक है। और जो ख वाले हैं ना वो क्या है? कुचालक है। बस इतना काम करना है आपको, ये नाम लिखना है केवल। इस नाम को लिखने के आधे नंबर है, आधा नंबर इसका है और आधा नंबर इसका है, कि ये जिसकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ है ना, वो चालक है, सुचालक है, और ख वाले क्या है? कुचालक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न है आपका अ वाला, जब अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। देखिए बच्चों, अमोनिया तो हमने लिया है अमोनिया 4 बार NH3, ठीक है। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन मतलब कि आपकी O2, आपकी क्या? वायुमंडलीय ऑक्सीजन। मैंने 5 बार O2 ली है, पहले से ही मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ बच्चों। यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर आप प्लेटिनम का उपयोग करेंगे, आप RH रोडियम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप गोज उत्प्रेरक लिख देंगे। टेम्परेचर लेंगे 500 केल्विन और दाब होगा आपका 9 वायुमंडलीय 9 बार। इस टेम्परेचर पे क्रिया होगी तो 4 बार तो बनता है NO गैस बनती है, और 6 बार बनता है आपका H2O, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये आपसे पूछा था, अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया। केवल समीकरण पूछा है, केवल हमने समीकरण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बच्चों? H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्रिया किससे करेंगे? SO3 से करेंगे। तो याद करें, H2SO4 क्या बन जाता है? H2S2O7, दोनों को जोड़ दो ना बच्चों आप। H2S2O7 ओलियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं इसको। इसी रूप में H2SO4 को संग्रहित भी किया जाता है। अभी क्रिया कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
अच्छा, ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों। देखो XE थोड़ा सा नीचे आ गया है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। XeF2 व XeF4 में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में संकरण का केवल प्रकार बताना है। चैप्टर नंबर पी ब्लॉक तत्व, चैप्टर नंबर 7 के प्रश्न बच्चों में सिंपल सा लॉजिक है। XeF2 का संकरण होता है sp3d और XeF4 पर होता है sp3d2। यहाँ होता है sp3d, यहाँ होता है sp3d2, याद रख ले बच्चों। नेक्स्ट अगला है, फिर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो PCl5 है, ये क्या है? ये PCl5। PCl5 की संरचना में उपस्थित निरक्षीय तथा अक्षीय आबंध की भिन्न भिन्न लंबाइयों का कारण बताइए। तो अपन को सबसे पहले इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, आपको याद हो तो इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसके केंद्र में P होता है और इसके 3 कोनों पे 3 Cl है। जो ये 3 कोनों पर 3 Cl है बच्चों, ये तो होती है निरक्षीय वाली। इसकी बंध लंबाई का मान 202 पिकोमीटर होता है, जबकि 2 बंध जो होते हैं वो अक्षीय वाले ऊपर नीचे होते हैं। एक Cl यहाँ ऊपर होती है, एक Cl यहाँ नीचे होती है। इसकी बंध लंबाई का मान होता है 240 पिकोमीटर। प्रश्न पूछा है कि ये अक्षीय वाले ना, अक्षीय जो 240 पिकोमीटर है, इसकी बंध लंबाई का मान ज़्यादा क्यों होता है? कारण है अक्षीय बंध लंबाई जो होती है ना, अक्षीय वालों में BP प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? BP प्रतिकर्षण, याद रख लें आप। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, अक्षीय बंध लंबाइयों में या अक्षीय आबंधों में BP में प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस कारण से अक्षीय बंध लंबाई का मान अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट देखिए आप अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 का अ वाला एल्कोहल का विकृतीकरण। एल्कोहल का दोनों मिला के लिखेंगे अपन, विकृतीकरण को समझाइए। देखो एल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है कि जो एल्कोहल है ना, इस एल्कोहल को पीने के अयोग्य कर दें। पीने के क्या कर दें? अयोग्य कर दें, ताकि इसको पी ना पाएँ। तो एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं बच्चों। कॉपर सल्फेट इसलिए मिलाते हैं ताकि इसका रंग बदल जाए। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में पिरीडीन मिलाते हैं। पिरीडीन इसलिए ताकि इसमें गंध आने लग जाए। ठीक है, तो एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट, रंग बदलने के लिए पिरीडीन, उसकी गंध बदलने के लिए मिला देते हैं। इस क्रिया को ही बोलते हैं क्या? एल्कोहल का विकृतीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ब है इसका, ग्रिग्नार्य अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है। देखो ग्रिग्नार्य अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए आपको फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, फार्मेल्डिहाइड। तो मैंने यहाँ पर ग्रिग्नार्य अभिकर्मक लिया है CH3MgBr। ये आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी क्रिया फार्मेल्डिहाइड से करें आप, HC डबल बंध O और H। देखो आप इस प्रकार से क्या होगा, जब इन दोनों को आप क्रिया कराओगे, आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है ना, तो फार्मेल्डिहाइड लेना पड़ता है। आपको द्वितीयक प्राप्त करना हो तो आपको फार्मेल्डिहाइड के अलावा और किसी प्रकार के एल्डिहाइड का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर आपको तृतीयक प्राप्त करना है एल्कोहल तो आपको कीटोन देना पड़ेगा। प्राथमिक एल्कोहल केवल किससे बनती है? फार्मेल्डिहाइड से बनती है, मेथेनेल से बनती है। तो क्या होगा, ये MgBr है ना, MgBr, ये MgBr तो इस O पर जुड़ जाएंगे और इस CH3 है ना, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। एक योगोत्पाद बनेगा बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर साइड पर, एक योगोत्पाद बनेगा। देखें इस प्रकार से कि ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा? इस वाले C पर, इस वाले फार्मेल्डिहाइड के C पर। तो C पर ऑलरेडी कितने H है? C पर ऑलरेडी 2 H है। ठीक है, और उस O पर क्या आ गया? उस ऊपर O पर क्या आ गया? MgBr आ गया। मतलब एक योगोत्पाद बनेगा और इस योगोत्पाद का आप करेंगे जल अपघटन। तो ये बंध Mg के यहाँ से टूट जाएगा, तो MgBr के साथ ही OH बाहर निकल जाएगा। MgBr के साथ क्या निकल जाएगा? OH। तो फिर जल का जो H है ना, वो इस O पर अटैक करेगा और क्या बनेगा आपका? CH3CH2OH, मतलब कि एथेनॉल, एक प्राथमिक एल्कोहल। ओके, इस प्रकार की रिएक्शन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, जैव निम्नीकरण बहुलक के 2 उदाहरण। देखिए जैव निम्नीकरण बहुलक के 2 उदाहरण पूछे हैं, है ना। तो सबसे पहला उदाहरण तो आप जानते होंगे PHBV। पहला एग्जाम्पल तो क्या है बच्चों? PHBV। इसकी फुल फॉर्म होती है पोली, सुन लें आप, पोली। पहला तो क्या है आपका? PHBV, याद रखने आप, PHBV।
वी। फुल फॉर्म होती है इसकी पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। पोली पी हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का एच हो गया, ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट का बी हो गया। फिर को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, हाइड्रोक्सी वेलेरेट, वेलेरेट का क्या आ गया यहाँ पर वी आ गया, वेलेरेट। मतलब एक एकलक इकाई तो है वो ब्यूटायरिक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक अम्ल होती है और दूसरी एकलक इकाई इसकी बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक अम्ल होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नाम आता है इसका। ये पीएच बीवी हो गया पहला। तो एक और पूछा है अभी आपसे, एक और पूछा है आपसे अभी, तो एक और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बच्चों नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। याद रखें, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। बच्चों एक पूरा एक ही है, ये अलग अलग नहीं होता। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये पूरा एक ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपका पीएचबी भी हो चुका था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 मतलब एक इकाई आपकी इसकी एकलक इकाई ग्लाइसिन होती है, एक एकलक इकाई ग्लाइसिन होती है बच्चों। ग्लाइसिन 2 कार्बन का होता है। और जो आपका नाइलॉन 6 में होता है ना, इसकी एकलक इकाई होती है वो कैप्रोइक अम्ल होती है। वो क्या होती है, कैप्रोइक अम्ल होती है। और कैप्रोइक अम्ल में होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, इन दोनों के मिलने से बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ओके, ये आपके नाम पूछे थे, आपसे रिएक्शन नहीं पूछी है, तो केवल नाम बता देना है आपको, पीएचबीवी और दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नेक्स्ट प्रश्न है, टेरिलीन के बनने में थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रश्न में। टेरिलीन है ये, टेरिलीन के ये अंग्रेजी वर्ड देख लें इसका भले आप। टेरिलीन के बनने में प्रयुक्त दोनों एकलकों के साधारण नाम दीजिए। देखो टेरिलीन जो होता है ना बच्चों, टेरिलीन बना होता है, एक तो बना होता है एथिलीन ग्लाइकोल से। तो एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH। तो साधारण नाम पूछा है, मैंने बोल दिया एथिलीन ग्लाइकोल, मैंने बोल दिया बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, दूसरा इसकी एक और एकलक इकाई होती है टरथेलिक अम्ल। क्या टेरेफ्थेलिक अम्ल होता क्या है, बेंजीन वाले होती है इस प्रकार से। बेंजीन वाले की पहली और चौथी स्थिति पर COOH होता है। बेंजीन वाले की पहली और चौथी स्थिति पर COOH होता है, इसका नाम होता है टरथेलिक अम्ल बोल दें या टेरेफ्थेलिक अम्ल बोल दें। टरथेलिक अम्ल बोल दें या टेरेफ्थेलिक अम्ल बोल दें, दोनों ही सही है। ठीक है बच्चों, केवल एकलक इकाइयों के नाम पूछे हैं, बता दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 आया, साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर। देखिए मैं इधर साबुन लिखूंगा, इधर अपमार्जक लिखूंगा। साबुन, आप पता हो आपको साबुन क्या होते हैं। साबुन जो होते हैं ना, वो कठोर जल में झाग नहीं देते। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, कठोर जल में झाग नहीं देते। जबकि डिटर्जेंट मतलब कि अपमार्जक कठोर जल में झाग दे देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अंतर बच्चों, जो साबुन का जली विलीन है ना बच्चों, साबुन का जली विलीन है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन का जली विलीन है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि जो अपमार्जक है ना, अपमार्जक का जली विलीन होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। वो कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। दो अंतर पूछे थे आपसे, हम दो अंतर बता दिए मैंने। हम चाहें तो और भी अंतर लिख सकते हैं कि साबुन की परिभाषा लिख दें आप कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। आप ये लिख दें, यहाँ आप लिख दें सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक कहलाते हैं। ये एक और अंतर हो गया। आप लिख सकते हैं कि साबुन दुर्बल अम्ल से बने होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, और अपमार्जक जो होते हैं वो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण होते हैं। अंतर बहुत सारे लिख सकते हैं बच्चों। हम दो पूछे, मैंने दो बता दिए आपको, सिंपल वाले अंतर बताए मैंने आपको, याद रह जाए आपको। सेकेरिन किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। सेकेरिन ध्रुवणकर्मक है, जो कि क्या काम आता है, जो कि काम क्या आता है, मधुमेह रोगी, जो मधुमेह रोगी होते हैं ना, उन मधुमेह रोगियों को शर्करा के स्थान पर मधुरण कर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली दो धातु के नाम। देखो बच्चों, मिश्र धातु ये मिश्र नहीं है, आप गौर करें, ये मिश्र नहीं है। मिश्र धातु को तो अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉय, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एलॉय। ये है मिश्र धातु, है ना। ये रहा यहाँ पर अंग्रेजी नाम इसका MISCH। मिश्र धातु मतलब होता है जो लेंथेनाइड होते हैं ना, लेंथेनाइड
उनको अपन वो जो प्रकृति मिलते हैं ना, तो उनको शुद्धिकरण नहीं करते अपन, उनको डायरेक्ट उसी रूप में उसका उपयोग कर रहे होते हैं, तो उसको बोल रहे होते हैं क्या, मिश्र धातु। तो आपसे पूछा है इसमें अधिकतम संघनन वाले धातु के नाम कौन से हैं, तो मैं कहूँगा लेंथेनाइड। जो तत्व होते हैं ना लेंथेनाइड, इसमें से लेंथेनाइड ही लगभग 95% होता है। लेंथेनाइड, लेंथेनम बोलते हैं आप, यही 95% होता है, जबकि जो आयरन है वो कितना होता है, 5% होता है। ये दो धातुएं हैं जो अधिकतम संघटन में पाई जाती है, लेंथेनाइड 95% और Fe 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निकल के, ये निकल दे रखा है, जो एक क्वेश्चन छूट गया पीछे, 20वें के अंदर एक ब वाला क्वेश्चन छूट गया हमारा, 20वें में एक ब वाला क्वेश्चन छूट गया हमारा। V+2 वेनेडियम है बच्चों, V+2 है तो चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन। देखो बच्चों V वेनेडियम आपका, अगर वेनेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो वेनेडियम का एक्चुअल में परमाणु क्रमांक 23 होता है। 23 का मतलब होता है कि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन ये V+2 है, V+2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन s के त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन s के त्याग दिए, अर्थात इसमें केवल क्या है, 3d3 विन्यास है, और 3d3 का मतलब है इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 3 क्या हैं, डी में इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और जब इसके पास डी में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लगाएंगे। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है म्यू बराबर √n × n+2। यहाँ n बराबर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप जब यहाँ मान रखेंगे तो आपका मान आएगा 3.89 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। सबसे पहले आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होती है इसके लिए, है ना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, निकल के परिशोधन में प्रयुक्त मांड विधि के दोनों रासायनिक समीकरण दीजिए। निकल के परिशोधन में प्रयुक्त मांड विधि, देखो ये बारंबार आने वाला प्रश्न है बच्चों। देखिए कि क्या होता है, सबसे पहले निकिल, इस निकिल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, 4 बार CO लेते हैं, गर्म करते हैं इसको। ऐसा करने पर NiCO का होल 4 प्राप्त होता है, और इस NiCO के होल 4 को और उच्च ताप पे गर्म करते हैं। यहाँ लगभग 350 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं, और यहाँ लगभग 470 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं। ऐसा करने पर ये संकुल जो है ना आपका निकिल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये पुनः टूट जाता है, पुनः टूट करके निकिल बनाता है, साथ में 4 बार कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब जो आपकी निकल धातु प्राप्त हुई ना, ये पहले की तुलना में शुद्ध है, ये वाली धातु क्या है, शुद्ध है। इसे बोलते हैं निकिल के शोधन का मांड प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है मंडल परिष्करण विधि का स्वच्छ व नामांकित चित्र। बच्चों केवल चित्र पूछा है, देखिए मैं आपको फटाफट से इसका चित्र बता देता हूँ। पहले भी प्रश्न आ चुका है ये वाला, इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का चित्र होता है मंडल परिष्करण का, आप फटाफट देख लीजिए, मंडल नहीं पूछा है आपसे, है ना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा इसका 21वें का अथवा वाला, चांदी के धातु कर्म में चांदी के निक्षालन में प्रयुक्त सोडियम साइनाइड के प्रयोग पर होने वाली दोनों रासायनिक समीकरण दीजिए। पार्ट 6 का ही प्रश्न है बच्चों ये वाला। पार्ट 6 में अपन चांदी और सोने, चांदी Ag और सोने मतलब Au, दोनों के शुद्धिकरण में हम साइनाइड आयन का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसकी रिएक्शन की बात करेंगे, 2 रिएक्शन होती है इसके अंदर, देखना आप। जो आपका Ag है, मैंने 4 बार ले लिया, मैं पहले से करके चल रहा हूँ बेटा। तो 8 बार क्या करेंगे अपन, Cn- लेंगे और 2 बार H2O लेंगे, साथ में O2 लेंगे। क्रिया करने पर हमें एक संकुल प्राप्त होगा Ag का एक संकुल प्राप्त होगा AgCN का होल ट्वाइस प्लस, और 4 बार प्राप्त होगा हमें OH-। ठीक है बच्चों, ये तो आपके पहली स्टेप है, ये तो पहली रिएक्शन है। उसने कहा दोनों रिएक्शन लिखें, तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका AgCN का होल ट्वाइस है, जो कि एक संकुल है, संकुल लवण है, ठीक है। इस संकुल लवण की क्रिया अपन जिंक से करेंगे। इसकी क्रिया किससे करेंगे, जिंक से करेंगे। ऐसा करने पर हमें जिंक का Ag के स्थान पर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा।
इस संकुल में Ag के स्थान पर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ZnCN का होल 4 ऊपर आएगा +2, ठीक है, और हमें 2 बार सिल्वर प्राप्त हो जाएगी, Ag प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है बच्चों। देख लीजिए एक बार, ये ऊपर वाला पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहले पद में 4 Ag 8 CN- 2 H2 और O2 आपस में क्रिया करके एक संकुल बनाता है और 4 बार OH- बनाता है। दूसरे स्टेप में ये जो संकुल है, इस संकुल के अंदर जो Ag है, उस Ag को जिंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे हमें शुद्ध अवस्था में Ag प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, इसके लिए भी अपन तुरंत ही जो चित्र है, इसका चित्र इस प्रकार से होता है बच्चों, है ना। आप चित्र देख लीजिए एक बार। ये हमारा होल हेराल्ट प्रक्रम है। ये हमारा क्या है, होल हेराल्ट प्रक्रम है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है, नोट कर लें इसको आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां। लोह धातु के संक्षारण को रोकने में उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए। हमसे पूछा है संक्षारण को रोकना है, संक्षारण को रोकने के लिए आप कौन से धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करोगे, है ना। और आगे पूछा है बताइए कि यह संक्षारण को किस प्रकार रोकता है, तो बच्चों आपको है ना, अगर लोहे का संक्षारण रोकना है तो आपको लोहे से ज़्यादा क्रियाशील धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जिंक का प्रयोग कर लें, ठीक है, आप किसका प्रयोग कर लें, जिंक का प्रयोग कर लें। या सक्रियता श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु आयरन से ऊपर है ना, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक आयरन से ऊपर ही आती है, ठीक है। धातु का नाम क्या हो गया बच्चों, जिंक हो गया। और क्या पूछा है उसने कि बताइए कि संक्षारण किस प्रकार रोकता है। बच्चों ये खुद, चूँकि इसके लिए इसकी क्या है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसके लिए SEP का मान, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो अधिक ऋणात्मक होता है। इस कारण से यह पहले खुद संचारित होगी और खुद संचारित होकर खुद नष्ट होकर के लोहे को जंग लगने से या खराब होने से, संक्षारण होने से बचा लेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, NaCl, HCl तथा CH3COOH हेतु लैम्डा इनफाइनाइट m का मान दे रखा है, मतलब मोलर चालकता का मान दे रखा है। NaCl का 110 है, आप प्रश्न पर गौर करें, 110 है। HCl का 100 है और CH3COOH का 390 है। थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है बच्चों, यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसने। तो फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ CH3COONA, मतलब आपको इन तीनों की मानों की सहायता से सोडियम एसीटेट, यहाँ सवाल में वो प्रश्न में वो CH3COONA लिखना भूल गया है। इस जगह पर थोड़ी सी मिस्टेक है प्रश्न में, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ये किसकी ज्ञात करनी है अपन को, इस CH3COONA की ज्ञात करनी है बच्चों। कोलराउस का नियम काम आएगा इसके अंदर, कोलराउस का नियम काम आएगा इसके अंदर। तो कोलराउस का नियम जब हम पढ़ते थे तो वहाँ कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग थे, जहाँ पर अपन दुर्बल विद्युत अपघट्टी की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्टों का प्रयोग करते थे। तो देखो मैंने इधर लिखा है मैंने CH3COOH। इस CH3COOH का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास किसका मान होना चाहिए था बच्चों, लैम्डा इनफाइनाइट HCl का मान होना चाहिए था, प्लस हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA का मान होने चाहिए था। और इन दोनों के मानों को जोड़कर इसमें से घटाते थे अपन लैम्डा इनफाइनाइट NaCl का। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कर रखा है पार्ट 3 के अंदर, जहाँ पर इस एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, इसकी चालकता अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए हम तीन प्रबल विद्युत अपघट्टी लेते थे और उनमें से 2 के मान जोड़ते थे और इस एक को माइनस करते थे। याद करें बच्चों, इस प्रकार प्रश्न था वहाँ पर। तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, आपको मान रख देने हैं यहाँ पर। एसिटिक अम्ल का मान जो है, एसिटिक अम्ल का मान आपको दे रखा है, HCl का मान दे रखा है, आपको NaCl का मान दे रखा है। आपके पास केवल किसका मान नहीं है, CH3COONA का।
तो या तो आप यहीं से एक सूत्र बना लें, आप इस CH3COONA को यहीं पर रहने दें, इस CH3COONA को यहीं पर रहने दें, आप इस HCl को इधर भेज दें। जब आप इस HCl को इधर भेजेंगे तो एसिटिक अम्ल में से HCl माइनस हो जाएगा। गौर करना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बच्चों। इस एसिटिक अम्ल में से HCl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस NaCl का मान भी ज्ञात है, इसको उधर भेज दीजिए। NaCl की वैल्यू ऑलरेडी काय में है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखना बच्चों, इसकी सहायता से अपन इस CH3COONA की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आप मान रखेंगे, इसका मान 390 है, इसका मान इसका मान 100 है HCl का, और इसका मान जो है वो 110 है। तो 390 में से 100 घटेगा, 290, 290 में 100 जोड़ेंगे तो 400। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए इसका मान जो आएगा वो 400 आएगा। थोड़ा सा आपको जमाना पड़ेगा इसको, है ना, थोड़ा सा आपको इसको मैंने बताया उस तरीके से आपको पक्षांतर करके इसका सूत्र निकालना पड़ेगा। मैंने जगह की कमी है इसलिए शॉर्ट बता दिया आपको, इसका आंसर 400 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। थोड़ा सा इस बार जो ये पेपर जो डाउनलोड हुआ है, इस पेपर में थोड़ा सा क्या अंग्रेजी और हिंदी भाषा में थोड़ा गड़बड़ है बच्चों। अंग्रेजी में और हिंदी में मतलब कुछ प्रश्नों में हिंदी में पूरा प्रश्न ही नहीं दिया हुआ है, हिंदी वाला पूरा प्रश्न ही थोड़ा गड़बड़ दे रखा है। तो कभी कभी मैं अंग्रेजी के भी प्रयोग कर लूँगा इसके अंदर। देखें, क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका कि उपरोक्त आलेख में, ऊपर चित्र दिख रहा है आपको, चिन्हित क और ख, तो आपको उसमें क और ख दिखाई नहीं देगा बच्चों। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसमें x और y दे रखा है। क्या दे रखा है? x और y। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर क का मतलब x है, यहाँ क का मतलब x है और ख का मतलब y है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, पेपर के अंदर। तो उसने पूछा है कि ना ये क और ख किसे दर्शाते हैं। तो आप सोचो ये प्रश्न किस चीज़ का है। यहाँ पर ये संकीर्ण ऊर्जा है x, अभिकारक ये H2 और I2 इस यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊर्जा ग्रहण करी। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उन्हें सक्रिय होने के लिए उन्होंने इतनी ऊर्जा ग्रहण करी है। तो ये x क्या है बच्चों? x संकीर्ण ऊर्जा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? EA, एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना, x मतलब कि क क्या है आपका? संकीर्ण ऊर्जा। याद रखना बच्चों। फिर आपसे पूछा है ख क्या है? ये ख मतलब कि y। ये y बच्चों है ना, ये y डेल्टा H है। y क्या है? डेल्टा H मतलब कि एंथैल्पी। y मतलब कि ख आपका क्या है? एंथैल्पी है। ठीक है, आपसे पूछा है क क्या है, तो क क्या है? संकीर्ण ऊर्जा है। और ख क्या है? तो ऊर्जा में अंतर है। डेल्टा H है मतलब एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, फिर आगे उसने फिर प्रश्न पूछा है, आलेख में चिन्हित केवल क की परिभाषा, केवल किसकी परिभाषा? क की परिभाषा मतलब संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा। बच्चों अक्रिय अणु सक्रिय अणु में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, या अक्रिय अणु को सक्रिय अणु में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही बोलते हैं क्या? संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, अक्रिय अणु को सक्रिय अणु में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है संकीर्ण ऊर्जा। ये प्रश्न आपका 23वां पूरा हो चुका है बच्चों। प्रश्न नंबर 24 पर आ चुके हैं अपन। विटामिन ए तथा विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। बच्चों इसको जीरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं, इसको जीरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। एक पूरी सारणी बनी हुई किताब के अंदर। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग कौन सा हो जाता है? बेरी। ठीक है बच्चों, बेरी नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शर्करा के आधार पर डीएनए व आरएनए में अंतर करो। शर्करा के आधार पर डीएनए व आरएनए में अंतर करो। देखो बच्चों, शर्करा है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। उसने शर्करा का पूछा है केवल बच्चों। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। बस यही अंतर है ना। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज प्रकार की शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज प्रकार की शर्करा होती है। बस राइबोज में
राइबोज में दूसरे कार्बन पर, राइबोज के स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पर O होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन पर O नहीं होता। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमज़ोर हो जाते हैं तथा स्पष्टतया, ये स्पष्ट तथा नहीं है, स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? पार्ट 2 का प्रश्न बच्चों। इस विशिष्ट दशा को बोलते हैं एनोक्सिया। याद करें, एनोक्सिया हम पढ़ते थे इस चीज़ को, एनोक्सिया कहते हैं इसको, एनोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट, इस स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे पर्वतारोही पर्वतों की ओर चलते हैं, ऊंचाई पर चलते हैं, तो ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो फिर वो पर्वतारोही जो है ना, वो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कमज़ोर हो जाएगा, थकावा हो जाएगा। तो ये इसका कारण है कि ऊपर चलने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे पर्वतारोही जो है कमज़ोर हो जाते हैं और थके हुए हो जाते हैं। ठीक है, जिससे वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते और समझ नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25वें का 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। एथेनोइक अम्ल की मोललता, बच्चों मोललता ज्ञात करने का सूत्र होता है, मोललता बराबर स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थ का ग्रामों में भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। मैं यहाँ विलेय को कैपिटल A अवयव मान रहा हूँ, इसलिए मैं WA लिख रहा हूँ। ये बात मैंने स्पष्ट की है यहाँ पर कि विलेय का भार WA बटे विलेय का अणुभार MA इंटू, चूँकि मोललता है ना बच्चों, तो फिर विलायक का द्रव्यमान और ग्राम में इंटू 1000, ऊपर क्या आएगा 1000। अब आपके पास देखो एथेनोइक अम्ल का 30 ग्राम मतलब WA का मान दे रखा है। WA का मान कितना है 30 इंटू कितना हो जाएगा 1000 बटे MA मतलब एथेनोइक अम्ल का अणुभार। ये तो ग्रामों में मात्रा थी, सॉरी 30 ग्राम तो क्या थी, ग्रामों में मात्रा थी, द्रव्यमान था उसका। अब एथेनोइक अम्ल का अणुभार बच्चों CH3COOH सूत्र होता है इसका। आप इसका अणुभार ज्ञात करोगे ना तो 60 आएगा। कितना आएगा बच्चों 60 आएगा, लिख दिया है मैंने। और आपको जल का द्रव्यमान दे रखा है कितना, 100। आप ये मान रखेंगे ना बच्चों, तो आपका मान आएगा कितना 5 मोल प्रति किलोग्राम। 5 मोल प्रति किलोग्राम। आप चाहें तो पीछे मात्रक क्या लिख दें, स्मॉल m लिख दें। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 एक थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप अच्छे से समझें। यौगिक अ एक एरोमेटिक एमीन है। यौगिक अ क्या है, एक एरोमेटिक एमीन है बच्चों। एरोमेटिक एमीन इसका मतलब जैसे ही एरोमेटिक एमीन आता है माइंड में दौड़ना चाहिए बेंजीन के ऊपर NH2, नॉर्मली ऐसा होगा। आगे उसने दिया 273 से 278 केल्विन ताप पर NaNO2 और HCl से क्रिया कर। देखो याद करो, ये डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि पहला वाला यौगिक क्या है आपका, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है, देखिए ये आपका क्या है, एनिलीन। मैं नीचे से लिखता हूँ, ये एनिलीन। पहला वाला क्या है आपका, बेंजीन एमीन या एनिलीन। ये तो आपका फिक्स हो गया है ना, जो कि 278 केल्विन ताप पर। तो ये हो गया आपका ये क्या हो गया आपका एनिलीन। नाम भी लिखना है बच्चों आपको, ये टेम्परेचर लिख देना है आपको, ये दोनों चीज़ें भी लिख देनी है। मैं नहीं लिख रहा, जगह कम है इसलिए। ऐसा इन दोनों से क्रिया होने पर क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है।
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक यौगिक बन गया B। ठीक है, ये आपसे कहा है ना। अभी NaNO2 HCl यहाँ लिख देना, टेम्परेचर भी लिख देना बच्चों। आगे उसने कहा है कि इसको HbF4 करनी है। क्रिया किससे करनी है आगे उसकी क्रिया करनी है आपको किससे, HbF4। जब इसकी क्रिया आप किससे करेंगे, HbF4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट। ऐसा करने पर ये Cl है ना H के साथ निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इस BF4 में से बच्चों है ना, ये BF4 N2 के स्थान, सॉरी Cl के स्थान पर आ जाएगा। ये BF4 क्या हो जाएगा, N2 के साथ आ जाएगा, Cl के स्थान पर जाएगा। तो N2 के साथ क्या आ जाएगा, N2BF4। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, है ना। और इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है बच्चों, पर आपसे ये कहा कि जब इसकी क्रिया आपने NaNO2HCl से करी की, तो आपको ये प्राप्त हुआ। इस ब की क्रिया आपने इससे करी, तो आपको जो प्राप्त हुआ है ना, आपसे ये नहीं कहा कि ये स है, आपसे कहा है कि ये आगे क्या करता है, वापस से NaNO2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया, NaNO2 की उपस्थिति में गर्म किया। ऐसा कहा है आपसे, NaNO2 की उपस्थिति में गर्म किया, और गर्म करने पर यौगिक C प्राप्त होता है। अब यौगिक C प्राप्त होगा, है ना। तो अब यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ेगा अभी क्या होगा, तो फिर हम थोड़ा सा प्रश्न को आगे और पढ़ेंगे, है ना। यौगिक स का Sn प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन। तो आप याद करें, Sn प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करने पर पुनः अ प्राप्त हो गया, और अ मतलब कि हमें अंत में वापस यही प्राप्त होने वाला है। तो ये किसके अपचयन से प्राप्त होता था बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से प्राप्त होता था। तो क्या होगा, जब इस NaNO2 की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे ना, इस वाले को देखो आप, इसको गर्म करेंगे ना अपन, तो इसमें से N2 निकल जाएगा, इसमें से BF3 भी निकल जाएगा। गौर करना बच्चों, N2 निकल जाएगा, इसमें से BF3 निकल जाएगा। इसमें जो एक F बचेगा वो सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब कि NaF निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास जो NO2 बचा है ना, वो NO2 किसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन वाले के ऊपर आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। यही हमारा स है, ये हमारा क्या आ जाएगा, स। इसे बोलेंगे अपन क्या, नाइट्रोबेंजीन। और इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SN/HCl की उपस्थिति में कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस से अ प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न में अ कौन है, एनिलीन। प्रश्न में ब कौन है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। प्रश्न में स कौन है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चों, पूरी रिएक्शन भी हो गई और अ ब स की पहचान भी कर ली, और प्रत्येक का हमने नाम भी लिख लिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27वां है। 27वां प्रश्न है। प्रश्न में थोड़ी हिंदी भाषा में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, थोड़ा अधूरा प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिक रासायनिक क्रिया का समीकरण। थोड़ा प्रश्न मिस्टेक है बच्चों, मैं आपको बता दूं प्रश्न क्या है। थोड़ा हम इसके लिए इसका अंग्रेजी प्रश्न पढ़ लेते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मेन ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन्ड फॉलोइंग कंपाउंड्स ए एंड बी फ्रॉम CH3CHO। इसका मतलब है बच्चों, आपको इस प्रश्न नंबर 27 में ब्यूट2इनएल बनाना है और क्लोरोफॉर्म बनाना है, परंतु बनाना किससे है, CH3CHO से। अगर आपके पास भी इस प्रकार से पेपर आप डाउनलोड कर रखा है आपने, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। आपको याद रखना है कि आपको ये ब्यूट2इनएल और क्लोरोफॉर्म बनाना है, इन दोनों को तो बनाना है, पर किससे बनाना है, CH3CHO से बनाना है। CH3CHO मतलब कि एसिटाल्डिहाइड से बनाना है, इससे स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी प्रश्न मिस्टेक है, मैंने बता दिया क्या मिस्टेक है, आप सॉल्व सही कर देना उसको। अब ब्यूट2इनएल बच्चों मतलब कि एल्डोल संघनन होगा इसके अंदर। ब्यूट2इनएल में क्या होगा, एल्डोल संघनन होगा। देखें किस प्रकार से क्रिया होगी कि जब है ना हम एसिटाल्डिहाइड के CH3CHO के 2 अणु लेंगे और CH3CHO के 2 अणु को तनु NaOH की उपस्थिति में या तनु KOH की उपस्थिति में अभिकृत करेंगे, तो आप याद करें, जब एल्डिहाइड के 2 अणु समांश एल्डोल संघनन होता था ना, तो एल्डोल बनता था, एक उत्पाद बनता था एल्डोल।
इस प्रकार से बनेगा उत्पाद बच्चों 4 कार्बन का, CH3 CH OH, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ आएगा CHO। एल्डोल संघनन है, आप कर लेना बच्चों, बता रखा है मैंने आपको। एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है एक अणु, और एक अणु इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। इसको कहेंगे अपन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ठीक है, अब क्या होगा, इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर जो OH है ना वो निकलेगा, OH निकलेगा, और इस वाले कार्बन से OH के पास वाला कार्बन जो कि CHO की तरफ है उससे H निकलेगा, मतलब कि H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा। ऐसा होने से जो हमसे पूछा है ना CH3 CH डबल बंध CH CHO, इसे ही बोलते हैं बच्चों ब्यूट टू इनेल, इसे ही बोलते हैं बच्चों क्या, ब्यूट टू इनेल। तो आपको क्या कर देना है, एसिटिल्डिहाइड, आपको एसिटिल्डिहाइड से करना था, एथेनेल भी कहते हैं इसको। इसका एल्डोल संघनन करेंगे तो पहले हमें एल्डोल प्राप्त होगा, और उस एल्डोल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ब्यूट टू इनेल प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्लोरोफार्म भी प्राप्त करनी है, अभी हमें इसी तरह से क्लोरोफार्म भी प्राप्त करनी है। तो देखो, आप क्लोरोफार्म को प्राप्त करने के लिए 2 स्टेप में अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले CH3 CHO एसिटिल्डिहाइड लेंगे, इसकी क्रिया आप इसका करेंगे हेलोजनीकरण बच्चों। क्या करेंगे, इसका हेलोजनीकरण। तो ये अल्फ़ा कार्बन है ना, इसका अल्फ़ा कार्बन ये वाला, इस अल्फ़ा कार्बन से तीनों H निकल जाएंगे 3 Cl के साथ, मतलब 3 बार H 3 बार Cl के साथ निकल जाएगा। तो फिर उत्पाद प्राप्त होगा हमारा CCl3CHO। गौर करना बच्चों, क्या प्राप्त होगा, CCl3CHO। इसको कहते हैं क्लोरेल, इसको कहते हैं क्या, क्लोरेल। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस CCl3CHO इसकी क्रिया हम क्षार से कर देंगे, NaOH से कर देंगे। और जब इसकी क्रिया NaOH से करेंगे ना तो ये बंद यहाँ से टूट जाएगा बच्चों जगह से, और ये H इसके पास आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CHCl3 क्लोरोफार्म। और क्या बच जाएगा, देखो आप, इधर से CHO बच रहा है, इधर से ONA बच रहा है, मतलब कि सोडियम फार्मेट, HCOONA। ठीक है, आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, क्लोरोफार्म। सबसे पहले आप एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड का हेलोजनीकरण करेंगे, है ना, तो आपको क्लोरेल प्राप्त होगा। अगले स्टेप में क्लोरेल की क्रिया आप NaOH से कर देंगे तो आपका क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा, साथ में सोडियम फार्मेट प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 27वें का, क्वेश्चन नंबर 27वें का ऊपर वाला प्रश्न हो गया। अब 27वें के अथवा वाले में फिर मिस्टेक है बच्चों, इस हिंदी भाषा के प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर CH3CHO नहीं है, CH3CHO नहीं है, ये एक्चुअल में आप देख लें, नीचे अंग्रेजी का प्रश्न देख लें इसका आप, यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है CH3COOH। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नेम ऑफ रिएक्शन टू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड्स A एंड B। मतलब आपको A और B, आपको A और B बनाना है। ठीक है, A और B बनाना है, एक तो एथेन बनानी है और एक मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाना है। पर किससे बनाना है, एसिटिक अम्ल से बनाना है। जैसे हुआ उस ऊपर वाली विक्रिया में एसिटिल्डिहाइड से आपको ब्यूट टू इनेल और क्लोरोफार्म बनाना था ना, ऐसे ही सभी क्रिया में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से एथेन और क्या बनाना है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाना है। और आपको उन अभिक्रियाओं का नाम भी लिखना है, आपको उन अभिक्रियाओं का नाम भी लिखना है कि अगर वो कोई नेम रिएक्शन है ना तो उसका नाम भी लिखो। ठीक है बच्चों, आप ये ना सोचो कि ना मैं अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सोल्व कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा क्या है कि पेपर तो बिल्कुल सही है, पर जब इसको किसी ने गूगल पर अपलोड कर रखा है ना, तो वहाँ पर अपलोड कर रखा है तो पेपर में हिंदी भाषा के प्रश्नों में मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आधा अधूरा प्रश्न दे रखे हैं वहाँ पर, अन्यथा बोर्ड में ऐसा पेपर नहीं आता है। बोर्ड में आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको हिंदी भाषा के प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट मिलेंगे। ठीक है, वहाँ ऐसी समस्या आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इस बनाने वाले की, तो अब याद रख लें, थोड़ी सी मिस्टेक है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, आपको एथेन बनाना है। देखो बच्चों, एसिटिक अम्ल से एथेन बनाने के लिए एथेन, अच्छा मेथेन अगर बनानी होती है ना तो अपन सोडा लाइम का प्रयोग कर लेते, मेथेन बनानी होती है हम सोडा लाइम का प्रयोग कर लेते, लेकिन इसने एथेन पूछा है तो हमको इसके लिए हमको सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया काम आएगी, कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि काम आएगी। 11th क्लास में भी थी बच्चों अभिक्रिया ये वाली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपका एसिटिक अम्ल है ना,
ये जो आपका एसिटिक अम्ल है ना, इस एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH से करेंगे और एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH से करके इसको बनाएंगे अपन CH3COONA। मतलब पहले अपन सोडियम एसीटेट बनाएंगे, सोडियम एसीटेट है ना, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अब जो आपको प्राप्त हुआ सोडियम एसीटेट बच्चों, अब इस सोडियम एसीटेट का जल के साथ हम जल के 2 अणु लेंगे, मैं एसिडिक अम्ल के भी 2 अणु लूँगा बच्चों। इसका अपन करेंगे विद्युत अपघटन, इसका करेंगे अपन विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, एनोड कैथोड लेकर के इस सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे, जिससे क्या होगा देखना बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। ये बंद इस CH3 के यहाँ से टूटेगा, तो दोनों CH3 आपस में क्रिया कर लेगी, CH3 एकल बंद CH3। ठीक है, ये बंद ये Na के यहाँ से टूटेगा, तो CO2 दिख रहा है बच्चों, CO2 कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। फिर देखना यहाँ पर क्या है, Na कितनी बार, 2 बार। यहाँ OH भी कितनी बार है, 2 बार। तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ये क्या बच रहा है, H2, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। ये देखो आपका ये उत्पाद प्राप्त हुआ बच्चों, ये CH3, इसे ही बोलते हैं अपन क्या, एथेन। अभिक्रिया का नाम है कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया या विधि। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न। अगला है इसका मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसके लिए आपको हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया मतलब HVZ अभिक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। इस HVZ अभिक्रिया में आप एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करेंगे, Cl2 से करेंगे। ठीक है, Cl2 से करेंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करेंगे बच्चों। ऐसा करने पर ये अल्फ़ा जो कार्बन है ना, इस अल्फ़ा कार्बन से एक H एक Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, जबकि हमें उत्पाद बन जाएगा क्या, CH2COOH और इस वाले कार्बन पर अल्फ़ा कार्बन पर क्या जाएगा, Cl। इसे ही बोलेंगे बच्चों मोनोक्लोरो या अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल, HVZ इस अभिक्रिया का नाम है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि शहर के एक फैक्ट्री को प्रदूषण, ये बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड प्रतिबंधित कर देता है। शहर की एक फैक्ट्री को एक प्रदूषण बोर्ड जो होता है ना, वो प्रतिबंधित कर देता है, क्योंकि फैक्ट्री के स्वामी ने चिमनी पर कोष्ठ नहीं लगाया। इस कोष्ठ का नाम लिखिए जिसको फैक्ट्री स्वामी ने नहीं लगाया बच्चों, याद करो, वो था कोट्रेल अवक्षेपक। याद कीजिए, पार्ट नंबर 5 में था कोट्रेल अवक्षेपक। ठीक है बच्चों, कोट्रेल अवक्षेपक। फिर अगला, उपरोक्त कोष्ठ का स्वच्छ व नामांकित चित्र। बच्चों इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से वो चित्र होता था उसका, मैं बना देता हूँ रफली, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से या अपने नोट से इसको चेक कर लें एक बार। ठीक है, एक रफली चित्र बनाया, डायग्राम मैंने बनाया बच्चों। देखो इस प्रकार का चित्र होता है एक, इसके अंदर इस प्रकार से नलिका लगी होती है, ये इसका संपर्क होता रहता है एनोड के थोड़े से, है ना। यहाँ से इसमें कार्बन गैसें मुक्त होती रहती है, यहाँ से इसमें धुआं प्रवेश करता है ना। यहाँ पर ये राख जमा हो जाती है, यहाँ पर राख जमा हो जाती है इस जगह पर। ठीक है, उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये उच्च वोल्टता का, ये वाला लगभग इसकी वोल्टेज होती है 30,000 के आसपास। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम होता है, एक बार बुक से ऐसे देख लेना बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोल के स्कंदन मान की परिभाषा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरे का सोल के स्कंदन मान की परिभाषा। देखो क्या होता है परिभाषा, देखो 2 लाइन की परिभाषा है बच्चों, अच्छे समझना कि किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर, समझना बच्चों परिभाषा। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम मात्रा
जो किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, स्कंदन मान कहलाती है। दोबारा सुन लें बच्चे कि किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम मात्रा जो किसी सोल मतलब कोलाइडी मिलियन जो किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, स्कंदन मान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों को, ये ब वाला प्रश्न देखें बच्चों, निम्नलिखित आयनों को इनके स्कंदन मानों के आधार पर बढ़ते क्रम में हार्डी-शुल्जे का नियम काम करेगा बच्चों। हार्डी-शुल्जे का नियम कहता है जिस आयन पर जितना आवेश होगा, जितनी संयोजकता होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्कंदन करेगा। तो बढ़ता क्रम पूछा तो सबसे कम आवेश किस पर है, Cl पर, सबसे कम इसका, फिर किसका हो जाएगा, SO4-2 का, और फिर किसका हो जाएगा, सबसे अधिक किसका हो जाएगा, PO4-3 का, सबसे कम, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अथवा का प्रश्न है इसका 28वां का अथवा। वैनिशिंग क्रीम किस प्रकार का पायस है, किस प्रकार का पायम दे रखा है बच्चों, पायस क्या है, इमल्शन, पायस मतलब इमल्शन है। तो बच्चों ये होता है तेल जल इमल्शन, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं O/W। वैनिशिंग क्रीम एक प्रकार का O/W प्रकार का पायस है, इमल्शन है। इसका उचित चित्र बनाना है, उसका उचित नाम लिखना है, सॉरी, O/W इसका नाम है, तेल जल इमल्शन, केवल नाम पूछा है। ये लीजिए अगला प्रश्न है, उपरोक्त पायस का स्वच्छ व नामांकित चित्र। देखो बच्चों, चित्र बनाने के क्या करेंगे, इस प्रकार से आप एक पात्र ले लो, इस पात्र में आप, चूंकि तेल जल है तो जल है ना, जल परिक्षेपण माध्यम है। तो मैंने देखो ये जल हमारा क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम, जल क्या हो गया आपकी ज़्यादा मात्रा में हो गया, जल क्या हो गया आपका ज़्यादा मात्रा में। जबकि जो आपका तेल है ना, तेल की छोटी छोटी बिंदियाँ आप चाहे तो किसी अलग पेन से बना दूँ मैं इसको, ये देखिए मैंने ये हरी हरी बिंदियाँ लगा दी इसके अंदर इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, जगह जगह पर तेल के कण हो गए। जो ये हरे हरे हैं, जो कम मात्रा में है, वो ऑयल है। ऑयल मतलब कि आपकी परीक्षित प्रावस्था, और जो आपके ये इस रेंज से है, ये आपके क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम, जो कि जल है, जो ज़्यादा मात्रा में है। इस प्रकार डायग्राम बना करके आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का अ वाला है, चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न है बच्चों ये भी, कि है ना, वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, सुने बच्चों, वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना तथा जो आपका अभिकारक है, जो आपका उत्पाद है, अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है। अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है, उसे ही बोलते हैं क्या, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। दोबारा सुन लीजिए परिभाषा बच्चों, परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना तथा अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है, उसे ही बोलते हैं क्या, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों जियोलाइट, इसका एग्जाम्पल है बच्चों जियोलाइट। ठीक है। अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न देखें अपन, लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रयुक्त अधिशोषक के नाम। ब वाला निम्नलिखित, इस फर्स्ट और सेकंड प्रश्न पूछ रखा है इसने, इन दोनों में प्रयुक्त अधिशोषक, जो अधिशोषक है ना, कौन सा अधिशोषक काम आता है। तो विलयन में रंगीन पदार्थों को हटाने में यहाँ तो काम आता है बच्चों जंतु चारकोल, यहाँ तो काम आता है क्या, जंतु चारकोल। ठीक है, जंतु चारकोल। दूसरा है गैस मास्क में, तो गैस मास्क में काम आता है बच्चों सक्रिय चारकोल। क्या काम आता है, सक्रिय चारकोल। ठीक है, इस प्रकार से आप दोनों अधिशोषक लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर आपका है 29वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। स्वार्थ अभिक्रिया बच्चों याद करें, आधा स,
तरीका बताया था मैंने, आधा स तो आधा फ फ्लोराइड, मतलब एल्किल फ्लोराइड बनाने की अभिक्रिया है। एल्किल फ्लोराइड बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम क्या करें, हम एल्किल ब्रोमाइड ले लें, एल्किल आयोडाइड ले लें। चलो हम मान लो मैंने एल्किल क्लोराइड ले लिया। जब एल्किल क्लोराइड ले लें और इस एल्किल क्लोराइड की क्रिया, इस एल्किल क्लोराइड की क्रिया आप AgF से कर दें, AgF से कर दें। ठीक है बच्चों, सिंपल है सबसे ये, इसलिए मैंने AgF ले लिया। आप इसके अलावा और भी अभिकारक थे उनका भी प्रयोग कर सकते थे, करेंगे ना अपन। तो प्रतिस्थापन होगा, है ना, Cl के स्थान पे कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, जिससे हमें क्या बन जाएगा, CH3F फ्लोरोमेथेन या मेथिल फ्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, AgCl। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की अभिक्रिया है बच्चों, एल्किल फ्लोराइड बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया सेंड मायर अभिक्रिया। सेंड मायर अभिक्रिया बच्चों देखें, आप क्या करेंगे, बेंजीन वलय लेंगे, बेंजीन वलय के ऊपर N2Cl लगाएंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया आप क्या करेंगे, CuCl की उपस्थिति में, CuCl की उपस्थिति में आप HCl से करें, या CuCl की उपस्थिति में आप HBr से करें, या आप CuCl की उपस्थिति में KCN से करें। आप कर लें, नॉर्मल आप एक ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये वाली कर दें बस। केवल आपसे सेंड मायर पूछा है ना, आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्रिया CuCl की उपस्थिति में किससे कर दें, HCl से कर दें। तो क्या होगा बच्चों, है ना, यहाँ से N2 निकल जाएगी, ये वाला Cl इस वाली H के साथ बाहर निकल जाएगा, और ये वाला Cl जो है ना बेंजीन वलय के ऊपर आ जाएगा, बेंजीन वलय के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा, N2 बनेगा, HCl बनेगा। अगर आप यहाँ से क्रिया करते हैं ना, तो यहाँ से भी N2 निकलेगा, Cl निकलेगा, और बेंजीन पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, मतलब कि ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वो अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में से N2 भी बाहर निकल जाता है और Cl भी बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसका सेकंड नंबर का और ब दोनों अभिक्रिया, इसमें थोड़ा सा प्रश्न फिर से मिस्टेक है बच्चों। यहाँ पर देखो, इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं एक बार अपन। राइट द केमिकल, ये रहा प्रश्न, ये वाली रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रखी है अपन को। कह रखा है विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन अबव रिएक्शन, मतलब आपसे पूछा है कि इन दोनों में किस प्रकार की नाभिक स्नेही, इन दोनों अभिक्रियाओं में किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये प्रश्न दे रखा है ना आपका, ये इसमें उसने पूछा है कि इस फर्स्ट वाली में और इस सेकंड वाली में कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही वाली, कौन से प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो आप देखो, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर भी KOH है, यहाँ पर भी KOH है, यहाँ प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ तृतीयक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर भी KBr निकल रहा है, यहाँ पर भी KBr निकल रहा है। तो सारा खेल जो है ना बच्चों समझने का, वो यहाँ से कि ये तृतीयक वाला एल्किल हैलाइड है और ये प्राथमिक वाला है। तो जो प्राथमिक वाला है ना, वो SN2 अभिक्रिया प्राथमिकता से देता है, SN2, जबकि तृतीयक वाला जो है वो SN1 देता है। तो देखो, ये फर्स्ट वाला जो है ना वो SN2 प्रकार की अभिक्रिया है, और जो सेकंड वाला है ना वो SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसने कहा है इन दोनों में अंतर बताने हैं आपको, दो अंतर बताने हैं। तो मैं इस प्रकार से कह दूं, मैं यूँ कह दूं कि इधर मैंने SN1 लिख दिया, इधर मैंने SN2 लिख दिया, है ना। सुनना बच्चों, ये अभिक्रिया दो पद में होती है। कितने पद में होती है? दो पद में होती है। ये अभिक्रिया एक पद में होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग
एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, इस वाले में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन, जबकि यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में पंच संयोजी मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था मतलब कि TS बनती है। दो अंतर पूछे थे बच्चों, तीन अंतर बता दिए मैंने आपको, है ना। आप इतना कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर विलायक ध्रुवीय और प्रोटिक होना चाहिए, ध्रुवीय और प्रोटिक। यहाँ पर विलायक ध्रुवीय और अप्रोटिक भी चलेगा, ध्रुवीय और अप्रोटिक भी चलेगा SN2 के अंदर। ठीक है, SN1 में नाभिक स्नेही प्रबल हो दुर्बल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SN2 में नाभिक स्नेही प्रबल चाहिए। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन पहला और दूसरा हो चुका है। 29वें के अथवा पर आते हैं बच्चों। 29वां का अथवा वाला प्रश्न देखें आप, है ना। फिर से थोड़ी सी देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो बच्चों यहाँ लिखा हो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, लिख लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग जहाँ आ जाए, एक तो वुड्स अभिक्रिया होती है, एक होती है वुड्स फिटिंग होती है। ठीक है, जब वुड्स फिटिंग दे रखा है ना आपको, तो आपको एक अणु तो एल्किल हैलाइड का लेना है, क्रिया सोडियम से करनी है, और दूसरा अणु एरोमेटिक हैलाइड का लेना है, एरोमेटिक हैलाइड का लेना है ना। ये एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करनी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करनी है। ऐसा करने पर ये X Na और X बाहर निकल जाता है और बेंजीन के ऊपर ये R आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एरेलकेन। क्या कहते हैं? एरेलकेन। अगर मैंने यहाँ पर CH3 लिया होता तो इसको बोलते हैं अपन मेथिल बेंजीन या टालुइन। हाँ बच्चों, एक बात गौर करना है इसमें, इस क्या अंग्रेजी वाले में है ना, देखो आप यहाँ अंग्रेजी में इसने केवल वुड्स दे रखा है, केवल क्या दे रखा है? वुड्स दे रखा है। तो थोड़ी सी मिस्टेक है इस पेपर में, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम में सोल्व कर रहे हैं ना, तो हमने किसको सही माना है? हमने वुड्स फिटिंग को ही सही माना है और हम इसी को सोल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट अभिक्रिया है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है बच्चों। अभी कुछ देर पहले स्वार्ट्ज आई थी, अब क्या आ गई? फिंकेलस्टाइन आ गई। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा हम आयोडाइड बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। मैंने कहा कि C2H5Cl एथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, सोडियम आयोडाइड से भी कर सकते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों? एसीटोन की उपस्थिति में, कीटोन की उपस्थिति में। ऐसा करने पर Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? I। क्या बाहर निकल जाएगा? KCl। हमारा उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5I आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड। ये हमारा प्रश्न जो है 29वें के अथवा का पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब 29वें के अथवा का दूसरा प्रश्न देखो बच्चों। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी भाषा के प्रश्न में वो प्रश्न की लैंग्वेज ही ढंग से नहीं लिखी है, प्रश्न की लैंग्वेज ढंग से नहीं लिखी है। इस कारण से हम यहाँ प्रश्न को समझने में असमर्थ हैं। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम के प्रश्न को देखते हैं, इंग्लिश भाषा के प्रश्न को। देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है आपको इस प्रश्न में इस प्रकार से। देखो ये यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। इधर से इधर भी उत्पाद बन रहा है, इधर से इधर भी उत्पाद बन रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक और भी है कि जब इस कंपाउंड X है, ये इस कंपाउंड X की क्रिया जब Y से करी है तो फिर यहाँ X कैसा आया, है ना। तो याद रखना बच्चों, ये X नहीं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर Y आएगा इस जगह पर। ठीक है, फिर इधर भी हमने क्रिया Y से करी है, इसको उधर भी क्रिया करवाइए, इसको इधर भी क्रिया कराइए, इधर भी Y से क्रिया कराइए। तो यहाँ पर ये बंध बनाना भूल गया है, बंध बनेगा यहाँ पर, ये है ना। ये क्या बनेगा? थोड़ा सा, एक मिनट, ये यहाँ पर आप एक छोटा सा बंद बनेगा बच्चों इन दोनों के बीच में, है ना। याद रखना, आप बंद बनाना भूल चुका है। अब आप देखें प्रश्न में लिखा रखा है, प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पर राइट द नेम्स ऑफ द प्रोसेस टू ऑब्टेन कंपाउंड Y एंड कंपाउंड Z। आपसे कहा गया है कि इस X से Y बन रहा है और X से Z बन रहा है,
एक्स से इस वाले कंपाउंड एक्स से कंपाउंड वाई बन रहा है और कंपाउंड जेड बन रहा है। इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? इसको तो बोलते हैं विन्यास का धारण। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इधर वाली को तो बोलते हैं बच्चों क्या? आप लिखते ना इसका आंसर, आपको लिखना है कि इस नंबर वन, ये नंबर 1 लिखा रहा है, इस नंबर 1 प्रोसेस को बोलते हैं विन्यास का धारण, और इस नंबर 2 प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिलोमन। अरे वाल्डन प्रतिलोमन पढ़ के आया था ना बच्चों अपन, वो प्रतिलोमन। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं विन्यास का धारण। क्या होता है विन्यास का धारण, को समझ लो आप। देखो यहाँ x नहीं है, यहाँ y आएगा। विन्यास का धारण मतलब होता है, परिभाषा नहीं पूछी आपसे, केवल पूछा है कि 1 क्या है और 2 क्या है। 1 मतलब विन्यास का धारण है, 2 क्या है? प्रतिलोमन है। क्या होता है समझ लो। विन्यास का धारण मतलब आप इस x वाले कंपाउंड पे गौर करो और y वाले कंपाउंड पे गौर करो। जहाँ पर C2H5 है वहीं पर C2H5 है, जहाँ पर H है वहीं पर H है, जहाँ पर CH3 है वहीं पर CH3 है। जहाँ x है उस x के स्थान पे क्या जाएगा? y जाएगा। मतलब जैसा अभिकारक था वैसा ही उत्पाद है, जैसा अभिकारक था वैसा ही उत्पाद है, उनके विन्यास में कोई चेंज नहीं आया, तो उसे बोलते हैं विन्यास का धारण, उसे बोलते हैं विन्यास का धारण। तो इधर देखो आप, इधर क्या हुआ? जहाँ पर C2H5 था वहाँ C2H5 है। आप दोनों देखो, आप इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अब इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इधर इधर है ना। जहाँ पर C2H5 वहाँ C2H5 है, जहाँ H है वहाँ H है, लेकिन अब CH3 इधर आ गया और ये X के स्थान पर जो Y आया ना वो राइट हैंड साइड पर आ गया, इसलिए इसे क्या बोला है? प्रतिलोमन बोला है। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये वर्णन कुछ भी लिखना, आपको केवल नंबर 1 विन्यास का धारण कहलाएगा, नंबर 2 प्रतिलोमन कहलाएगा, इतनी सी बात है। अब आगे और पूछा उसने, स्मॉल b नंबर का प्रश्न पूछा, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड टू ऑब्टेन कंपाउंड Z। मतलब कि जब ये कंपाउंड Z बनाए ना, आपका जो कंपाउंड Z बना है ना, इस X के द्वारा Z बना है ना, तो किस प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि हुई है। तो बच्चों याद करो, वाल्डन प्रतिपन्न किस में होता था? SN2 में होता था। तो किस प्रकार की है ये? SN2 प्रकार की। इसका B का आंसर क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ बताया था इसमें नंबर 1 को बोला अपन ने विन्यास का धारण, नंबर 2 को बोला प्रतिलोमन, और इसके बी प्रश्न का आंसर है SN2 अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ना। थोड़ा सा प्रश्न में, हिंदी भाषा के प्रश्न में प्रश्न ढंग से छपा ही नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा वहाँ बताने में असमर्थ हूँ मैं। आप समझ नहीं पाते वहाँ पर, इसलिए मैंने अंग्रेजी वाला प्रश्न सोल्व करके बता दिया आपको। ठीक है, ये अथवा वाला प्रश्न पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 30वां, अंतिम प्रश्न है हमारा बच्चों। यहाँ पर भी बहुत सारी, यहाँ पर भी मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। देखें, 30वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, फिडल क्राफ्ट एसीटिलन को समझाइए, एसीटिलन को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप देखो, आपसे ये नहीं कहा कि बेंजीन का करो, आपसे ये नहीं कहा कि फिनोल से करो, आपकी मर्जी पड़े ना, उससे कर दो ये अभिक्रिया। मैं ये अभिक्रिया फिनोल से करना चाहूँगा। ये फिनोल लिया मैंने बच्चों, और फिनोल की क्रिया चूँकि उसने कहा है एसीटिलन, फिडल क्राफ्ट एसीटिलन, एसीटिलीकरण पूछा है बच्चों, CH3COCl एसीटिल क्लोराइड से करेंगे। तीर के चिन्ह के ऊपर निर्जल AlCl3 लेंगे, इसको भी 2 बार लेंगे, इसको भी 2 बार लेंगे। चूँकि ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार की होती है, तो एक बार आर्थो पर आएगा COCH3, एक बार पेरा पर आएगा COCH3। आपको टिपिकल लगता है ना इसे करना, तो आप ये पेरा पर क्या आएगा? COCH3। आप चाहें तो इस अभिक्रिया को बेंजीन से भी कर सकते थे, है ना। बेंजीन से करते तो केवल एसीटोफिनोन बनता, केवल एक उत्पाद बनता एसीटोफिनोन। अब चूंकि मैंने फिनोल से कर दिया ना, इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसको बोलेंगे पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये पेरा वाला उत्पाद मेन उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिल्डिहाइड केनीज़ारो अभिक्रिया क्यों नहीं देता बच्चों? केनीज़ारो अभिक्रिया केवल वो देते हैं जिनमें अल्फ़ा H न हो, जिनमें क्या न हो? अल्फ़ा H न हो। तो केनीज़ारो अभिक्रिया केवल फॉर्मेल्डिहाइड देता है और केवल
बेंजेल्डिहाइड देता है। इस एसीटिल्डिहाइड में तो देखो ना आप बच्चों, एसीटिल्डिहाइड में तो ये अल्फ़ा कार्बन है आपका, और अल्फ़ा कार्बन पर एक नहीं 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन होना है इसके अंदर। जबकि अभिक्रिया कौन देता है, किन्हीं जा रहा हो जिसमें अल्फ़ा एच ना हो, तो चूंकि इसमें तो है इसलिए यह अभिक्रिया नहीं देगा। चलो, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनेल कैसे प्राप्त करोगे? स्टीफेन अभिक्रिया प्रोपेनेल कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोपेनेल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखिए, प्रोपेनेल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी लिखनी है आपको। देखो बच्चों, स्टीफेन अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या करेंगे, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल। ये इसका आईपीसी नाम है, प्रोपेन नाइट्राइल। इसकी क्रिया आप 2 बार HCl से करें और SnCl2 से करें, ऐसा करने पर क्या होगा, ये SnCl2 और ये 2 Cl है ना, ये SnCl4 के रूप में बाहर निकल जाएगी, SnCl4 के रूप में बाहर निकल जाएगी। और उस SnCl4 के रूप में बाहर निकलने के बाद 2 H बचेगी, इसमें से एक H इस कार्बन पाएगी, एक H इस नाइट्रोजन पाएगी। क्या बनेगा बच्चों, गौर करना, CH3CH2CH डबल बॉन्ड NH। बच्चों इसको बोलते हैं इमीन। ये क्या बना है आपका, इमीन है ना, इसको एल्डीमीन भी कहते हैं, जो कि एल्डिहाइड से बना है ना। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसकी क्रिया जल से करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। तो बच्चों ये बंद है ना, ये डबल बंद है ना, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये NH के यहाँ से, तो ये NH है ना आपका, ये NH इस 2 H से क्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा, NH3। तो फिर इस कार्बन इस वाले CH पर 2 वैलेंसी कम हो गई, तो O इस पर जुड़ जाएगा, और O के इस पर जुड़ने से CH3 CH2 और CHO आपका प्रोपेनेल बन जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, प्रोपेनेल। इसको बोलते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। अब उसने आगे कहा है प्रोपेनेल के ऑक्सीकरण के समीकरण, तो आप प्रोपेनेल लिखेंगे दोबारा से, ये मैंने प्रोपेनेल लिखा, इसका हमने ऑक्सीकरण किया, चूँकि यह एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपन चाहे तो CrO3 की उपस्थिति में कर दें, हम KMnO4 की उपस्थिति, CrO3 से नहीं करेंगे बच्चों, K2Cr2O7 से कर दें, या KMnO4 की उपस्थिति में कर दें, और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, मतलब कि प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट है ना, अभिक्रिया में आप K2Cr2O7 या KMnO4 का प्रयोग अवश्य करना बच्चों ऑक्सीकारक के रूप में। नेक्स्ट अभिक्रिया द वाली, फेलिंग विलियन की एल्डिहाइड के साथ क्रिया। फेलिंग आया बच्चों, फेलिंग विलियन की एल्डिहाइड के साथ क्रिया। तो फेलिंग विलियन जो होता है बच्चों, आप याद करें, कॉपर सल्फेट, फेलिंग विलियन जो होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, 2 प्रकार के विलियनों का मिश्रण होता है ना, कॉपर सल्फेट और एक होता है NaOH, है ना, या अपन उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कि अपन रोशेल लवण भी कहते हैं, रोशेल लवण। उन दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है अभिक्रिया में, इस प्रकार देखें आप, एल्डिहाइड जो होता है ना, वो क्षारीय माध्यम में, फेलिंग विलियन जो होता है वो Cu+2 अवस्था में होता है, इससे क्रिया करता है। और चूंकि माध्यम कैसा है, क्षारीय, मैंने 5 बार क्या ले लिया, OH ले लिया। क्रिया करने पर क्या होगा बच्चों, ये एल्डिहाइड इस कॉपर+2 का, इस फेलिंग विलियन का अपचयन कर देगा। जब ये खुद इसका अपचयन करेगा तो स्वयं का क्या होगा, स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब यह कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। साथ में आप Cu2O बनेगा, Cu2O कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, और इस कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा, साथ में क्या बनेगा, साथ में जल बनेगा। ये क्या है आपका, लाल भूरा अवक्षेप बनता है इसका। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया हो गई एल्डिहाइड की। ठीक है बच्चों। अब अथवा, 30वें के अथवा का प्रश्न है बच्चों। देखो अब यहाँ फिर से थोड़ी मिस्टेक है। पहले तो मैं आपको ये रोजेनमुंड अपचयन है समझा देता हूँ क्या होता है रोजेनमुंड अपचयन। देखो 30वें का अथवा का अ वाला है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन जो होता है वो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl प्लस
इसका अपचयन करेंगे या इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, याद रखना है आपको। पीडी श्लेष किसकी उपस्थिति में, BaSO4 की उपस्थिति में। BaSO4 यहाँ पर उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ये Cl इस H के साथ निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और CH3CO पर Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, H, एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा। इसे बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है। अब बच्चों है ना, थोड़ा सा प्रश्न नंबर ब देखें आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को समझाइए। देखो, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्ल समूह के पास जो अल्फा कार्बन है वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न करने वाला समूह जुड़ा हो, तो इस प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न करने वाले समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि की जाती है, जिस कारण से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता में कमी आ जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न करने वाला समूह बढ़ेगा, जुड़ेगा, उसकी वृद्धि होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और अम्लता घटेगी। इसका उल्टा कर दो बच्चों, अगर माइनस आई इफेक्ट वाला समूह क्लोरीन, फ्लोरीन, NO2 है ना, बेंजीन वाले हुआ, फेनिल, अगर ये समूह जुड़ते हैं, इन समूहों के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में तो कमी की जाएगी, लेकिन अम्लता के मान में वृद्धि की जाएगी बच्चों। ठीक है। आप एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल ले लें। एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल ले लें। मैंने कहा एसिटिक अम्ल, तो ये देखो बच्चों आपका एसिटिक अम्ल, और मैंने कहा क्लोरो एसिटिक अम्ल, तो ये क्लोरो एसिटिक अम्ल। इन दोनों में देखो बच्चों, इस वाले एग्जाम्पल में माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न करने वाला समूह है, इसकी अम्लता ज़्यादा है, और इसमें ये प्लस आई वाला है, इसकी अम्लता कम है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो प्रश्न स है ना, अभी प्रश्न स क्या दे रखा है इसने, बेंजील अल्कोहल दे रखा है, पर ABC पता ही नहीं क्या हुआ, प्रश्न में छपा ही नहीं बच्चों, है ना। और उपरोक्त अभिक्रियाओं में ABC को पहचानी है, तो कैसे पहचानेंगे। फिर हम जगह यदि हम इसके नीचे आए कि इसके अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न को देख लें बच्चों, तो अपन नीचे आए तो अंग्रेजी माध्यम में तो है ना, सारे प्रश्न ही अलग है, सारे प्रश्न ही अलग है। मैं तो कह रहा हूँ वो ऊपर वाले जो प्रश्न थे ना, फ्रीडल क्राफ्ट वाले, वो भी नहीं मिल रहे यहाँ। तो थोड़ा सा मिस्टेक है इस पेपर में, यहाँ पर जिस जगह मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ मिस्टेक है। फिर ये प्रश्न नंबर द है, इसको देख लेते हैं। पर प्रश्न नंबर स चूँकि कंप्लीट नहीं है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इसको, है ना। देखिए, खाद्य परिरक्षण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा व्युत्पन्न काम में आता है। अरे सोडियम बेंजोएट, क्या काम आता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट। बार बार आने वाला प्रश्न है, बारंबार आने वाला प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है। ये आपके ऊपर वाले प्रश्न पूरे हो गए, जो कि हिंदी मीडियम के थे बच्चों, हिंदी मीडियम के थे, प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अभी नीचे इसने अंग्रेजी मीडियम में जाना है कहाँ से, और प्रश्न दिए बच्चों। ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ इसके अंदर फटाफट से। डिफाइन प्राइमरी सेकेंडरी, आप चाहे तो देख लें, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी वार्नर सिद्धांत बच्चों, वार्नर सिद्धांत से आई हुई है। ये सरल ऋणायनों से पूरी होती है, और सेकेंडरी वाली जो होती है ये उप सहसंयोजक बंधों द्वारा पूरी होती है ना। फिर अगला प्रश्न है, राइट प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CO। अब ये देखो बच्चों एग्जाम्पल भी गलत दे रखे, ये CONH3 का होल 6 है, ये CONH3 का होल 6 और Cl3 है। उसने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखो CONH3 का होल 6 और Cl3 में, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। 3 किससे हो रही है, 3 Cl से। सेकेंडरी किससे हो रही है, 6 NH3 से। ठीक है। फटाफट करता हूँ, मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं इसके अंदर, पर चूँकि प्रश्न दे रखा है तो मैं उसे फटाफट से पूरा करके समझा देता हूँ। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ NiCO का होल 4 और CrCO का होल 6, मतलब निकेल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर पूछा है। चतुष्फलकी होता है बच्चों इस प्रकार से, एक CO ऊपर, एक CO नीचे, एक CO इधर, एक CO इधर, ये हो गया निकेल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। एक पूछा है CrCO का होल 6, अष्टफलकी होता है बच्चों, अष्टफलकी होता है, एक इस कोने पर CO, एक इस कोने पर CO, एक इस कोने पर हो जाएगी,
एक इस कोने पे हो जाएगी, एक ऊपर हो जाएगी और एक नीचे हो जाएगी, अष्टफलकी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, ड्रा द स्ट्रक्चर विच शोज, ये ए दे रखा है बच्चों, इससे मिस्टेक है, इसके अंदर भी ए नहीं आएगा या एस आएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब होता है बच्चों पश्च पाई बंध। मैं पढ़ा के आया था आपको कार्बोनिल समूह के अंदर पश्च पाई बंध, कि पश्च पाई बंध कैसे बनता है। कि कोई मेटल होती है ना, ये हमारी मेटल होती है, इस मेटल का रिक्त डी कक्षक होता है, मेटल का CMI का रिक्त डी कक्षक होता है। इस रिक्त डी कक्षक में जो कार्बोनिल समूह है, आपका कार्बोनिल समूह CO, वो क्या करता है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ प्रवेश कर देता है। ऐसा होने से इस मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन मेटल अगर नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी तो फिर वो अस्थायी हो जाएगी। तो मेटल क्या करेगा, मेटल अपने जो डी कक्षक है, उस डी कक्षक पे जो Lp है, उस Lp को इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के रिक्त प्रतिबंधी, मैंने कहा रिक्त प्रतिबंधी P कक्षक में प्रवेश कराकर पाई बंध का निर्माण करती है। चूँकि ये पाई बंध जो बना है ना, ये सिग्मा बंध के अपोजिट डायरेक्शन से बना है। इसको अपन डी पाई पी पाई बॉन्ड या पश्च पाई बॉन्ड भी कहते हैं। इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसका अथवा वाला भी देख लें फटाफट बच्चों। लिंकेज और आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब होता है बच्चों बंधन समावयवता। बंधन समावयवता उभय दंतुक लिगेंड दर्शाते हैं। और जो आयोनाइजेशन है वो, उसमें आयनन पर क्या होता है, आयनन पर अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं। इस आयोनाइजेशन में संकुल के आयनन पर अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं। जबकि बंधन समावयवता में किसी एक समावयवी में मान लो कि NO2 जुड़ा हुआ है और किसी दूसरे में ONO जुड़ा हुआ है। उभय दंतुक लिगेंड प्रदर्शित करते हैं। अगला है विच आइसोमेरिज्म शोन बाय CONH3 का होल 6। बच्चों ये पूरा प्रश्न नहीं दे रखा है इसने। CONH3 का होल 6 के बाद CrCN का होल 6 भी है, प्रश्न मिस्टेक है। CONH3 के होल 6 के बाद CrCN का होल 6 भी है। बच्चों इसके द्वारा समन्वयी समावयवता या उप सह संयोजन समावयवता प्रदर्शित की जाती है, जिसमें क्या होगा, इसका लिगेंड उसमें चल जाएगा और उसका लिगेंड इसमें आ जाएगा, बस ऐसा होता है। और लास्ट प्रश्न है बच्चों, व्हाट इम्पैक्ट टेक्स प्लेस ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन TiH2 का होल 6। बच्चों 2016 के पेपर में भी ऐसा प्रश्न था। ये इसने पूछा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाने से इस TiH2O के होल 6 के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों इसका जो रंग है ना, वो रंग बैंगनी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर था। चूँकि प्रश्न लिखा हुआ था इसमें, इसलिए मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। बस ये वाला प्रश्न मैं समझ नहीं पाया यहाँ पर क्या है, इसलिए मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसने पूरी जानकारी नहीं दी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 2017 का पेपर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।